सब बढ़िया। देखो आज हम लोग रीडिंग करना चालू करेंगे। तो कंकाल पेशी की संरचना, कंकाल पेशी की संरचना, ध्यान से सुनना। कंकाल पेशी की संरचना मतलब तुम्हारी जो बॉडी होती है बेटा, तुम्हारे क्या पास होती है, जो बॉडी होती है, तो हम लोग कंकाल पेशी की संरचना और संकुचन क्रियाविधि को समझने के लिए हम विस्तार से परीक्षण करेंगे। हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? बंडल्स। उनको क्या बोलते हैं? पुलिकाओं या फेसिकल्स बोलते हैं। ये पुलिका या फेसिकल्स। अब ये पूरा का पूरा एक फेसिकल है। क्या है ये बेटा? पूरा का पूरा फेसिकल। इस फेसिकल के बारे में जब पढ़ते हैं, अब ये फेसिकल जो होता है वो किससे बन के बनी होती है? फेसिया से। सब संपट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द संयुक्त रूप से कोलेजनी संयोजनी यूतक। कौन सा बेटा? कोलेजनी संयोजी यूतक इस तरह से घिरे होते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है? एक ऊतक है ना, जिनको उन लोग क्या बोलते हैं? फेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फेसिया। तो फेसिया से मिलकर क्या बने? फेसिकल्स बना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। तो प्रत्येक पेशी रेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आश्रित होता है। ये देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर फेसिया, ये फेसिया हो जाएगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है ना, मतलब ये जो फेसिया है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, आ जाओ जरा। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सार्कोलेमा। ध्यान रखना, क्या नाम है? सार्कोलेमा। पेशी रेशा एक संकोशिका, क्योंकि पेशी द्रव्य सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर क्या भरा भरा पड़ेगा? सार्कोप्लाज्म में कई केंद्रक होते हैं। ध्यान रखना, कई केंद्रक मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास एक सेल्स के अंदर बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे। इस केंद्रक, इस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन बोलेंगे, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? सिनसाइटियम कंडीशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिनसाइटियम। ठीक है, केंद्रक होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका मतलब क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात पेशी रेशों के पेशी द्रव्य जालिका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कैल्शियम आयन का भंडार होता है। इनने क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अतः या फिर अंतर्द्रव्य जो कि भरा रहता है किससे? कैल्शियम आयन से, भंडार ग्रह। पेशी रेशा की एक विशेषता पेशी द्रव्य में समांतर रूप से व्यवस्थित अनेक तंतुओं की उपस्थिति होती है, जिसे पेशी तंतु या मायोफिलामेंट कहते हैं। ये दिख रहे हैं, ये मायोफिलामेंट है। ठीक है, क्या है ये? मायोफिलामेंट है। क्या बेटा? ये मायोफिलामेंट है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब मायोफिलामेंट तो बोल दिया इन्होंने, इनको मायोफिलामेंट बोल दिया, और इसी को हम लोग पेशी तंतुक भी बोलते हैं, इसको मायोफाइब्रिल्स भी बोलते हैं। प्रत्येक पेशी तंतुक में क्रमवार गहरे और हल्के पट्टे बैंड होते हैं। क्रमवार गहरे मतलब तुमको डार्क बैंड मिलेगा और तुमको लाइट बैंड मिलेगा, डार्क बैंड मिलेगा और तुमको लाइट बैंड मिलेगा। ये बंडे होते हैं। जब पेशी रेशु विस्तृत अध्ययन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। इनका रेखित रूप से दो प्रकार के प्रोटीन, कितने प्रोटीन होते हैं बेटा? ध्यान रखना, एक्टिन होता है और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ जाने के बाद क्या दिखता है? क्या दिखता है हमको बेटा? कि हल्के बैंड में एक्टिन होता है। हल्के बैंड में क्या होता है? एक्टिन। जहाँ लाइट बैंड होगा वहाँ क्या होगा? एक्टिन बैंड होगा, और उसको हम लोग आई से क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, आई बैंड बोलेंगे। इसको आइसोट्रॉपिक या समदैशिक बोलेंगे। समदैशिक को क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। जब गहरे बैंड होते हैं तो इसको ए बैंड बोलते हैं, और ए बैंड को हम लोग बोलते हैं विषम दैशिक बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दैशिक। और विषम दैशिक बैंड जो होता है डार्क बैंड होता है। क्या होता है बेटा? ये
डार्क बैंड, और जो बनाता कौन है, मायोसिन। तो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तुम्हारे पास ए बैंड या फिर समदैशिक बैंड, आई बैंड या फिर समदैशिक बैंड, जिनको हम लोग लाइट बोलते हैं या हल्के रंग, हल्के, ठीक है। और तुम्हारे पास ए बैंड जो कि कैसा होता है, विषम दैशिक होता है। कैसा होता है बेटा, विषम, जो कि क्या होता है, डार्क, जो कि कैसा होता है, डार्क होता है। कैसा होता है बेटा, डार्क। और बनाता कौन है, मायोसिन। अब तुम्हारे पास समदैशिक बनाएगा कौन, एक्टिन बनाएगा, और विषम दैशिक कौन बनाएगा, मायोसिन। दोनों प्रोटीन छड़ीनुमा संरचना में परंपरागत समानांतर होते हैं, ध्यान रखना। कैसे होते हैं, समानांतर। समानांतर की बात करूं मैं तो यहाँ पर देखो ये है, ये समानांतर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, ओके। अब समानांतर व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद बात करोगे समानांतर, तो एक्टिन तंतु मायोसिन तंतु की तुलना में अधिक पतले होते हैं, थिन होते हैं। ध्यान रखना, एक्टिन कैसे होते हैं, थिन होते हैं, इसलिए लाइट होते हैं। अतः इन्हें क्रमशः पतले एवं मोटे तंतु कहते हैं। पतले एंड मोटे, थिक एंड थिक, थिन एंड थिक, थिक, थिन एंड थिक, ठीक है। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में द्विविभाजित करने वाली प्रत्यस्थ रेखा होती है, जिसे जेड लाइन कहते हैं। ये वाली जो जेड लाइन होती है, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली जो लाइन होती है इसको जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जेड लाइन, कोई दिक्कत नहीं। दो जेड लाइन के बीच में यहां पर हमारे पास सार्कोमियर यूनिट बनती है। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्या बनता है क्या नहीं बनता। अब यहाँ पर बात करो कि हमारे पास क्या होता है, जो पतले जेड रेखा से दृढ़ से जुड़े होते हैं, पतले वाले जुड़े होते हैं। पतले किससे जुड़े होते हैं, मतलब एक्टिन, ये एक्टिन जुड़े हुए रहते हैं। किससे, जेड लाइन से, मायोसिन नहीं। ए बैंड जो तंतु मोटे होते हैं, ए बैंड मध्य में होते हैं। ये वाला जो होता है, ये कैसा होता है, मध्य में होता है, बीच में होता है, ठीक है। द रेखा पेशी रेशो की पूरी तरह लंबाई में ए बैंड और आई बैंड एकांतर क्रम में एक के बाद एक क्या होते हैं, तुम्हारे पास व्यवस्थित होते हैं। दो अनुक्रमित जेड रेखाओं के बीच में पेशी रेशक का भाग एक संकुचन कार्य इकाई बताता है, जो तुमको मैंने बताया अभी, ये वाला जो हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोमियर। ये लिखा, सार्कोमियर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोमियर कहते हैं। विश्राम की व्यवस्था में पतले तंतुओं में सिरे दोनों ओर के मोटे तंतु के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों की अतिच्छादित होती है, ये और ये फ्री होते हैं। पतले तंतु के सिरे मोटे तंतु के सिरे के बीच में होता है। ये वाला देखो, ये मोटे तंतु है और ये पतले तंतु, इनके दोनों बीच में तुम्हारे पास ये मिलता है, मोटा तंतु। यही लिखा है, क्या लिखा है, पतले तंतुओं के सिरे मोटे तंतुओं के सिरों के बीच में होते हैं। ये मोटा तंतु और ये पतले तंतु, ओके। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से आच्छादित नहीं होता है, उसको एच जोन बोलते हैं। अब उन्होंने ये वाला जो जोन बोला है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं एच जोन, और एच जोन को ही हम लोग बोलते हैं हैंसेस जोन। क्या बोलते हैं, हैंसेस जोन। और इसके बीच में एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, एम लाइन। चलो आगे मिलेगा, नहीं मिलेगा, चलो छोड़ो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एम लाइन बोलते हैं। अब यहां पर आगे चलते हैं। आगे चलने की कहानी में हमारे पास क्या आता है बेटा, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। संकुचनशील जो कांटेक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, दबते हैं। जैसे हमारी बॉल क्या होती है, संकुचित होती है, दबती है, ठीक है ना। टेनिस की बॉल जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, समझ गए बेटा। अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या होता है बेटा,
हमारे पास होता है प्रत्येक एक्टिन पतले तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित होते हैं। कुंडलित होते हैं, सर्पिल मतलब क्या समझ रहे हो, सांप के जैसे, ये ऐसे आपस में क्या होते हैं, इकट्ठे गुण, जैसे तुम लोग रस्सी देखा ना, रस्सी वैसे होते हैं। इज इट क्लियर? अगला तुम जाओगे, अगला क्या करोगे, जो दो एफ तंतु में एक्टिनों को बना होता है, किसका बना होता है, दो एफ तंतु, ध्यान रखना, एफ तंतु में एफ एक्टिन का बना होता है, ये ऐसे एफ एक्टिन का बना होता है। प्रत्येक एफ एक्टिन जी गोलाकार ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन इकाइयों का बहुलक होता है। तो एफ एक्टिन जो तुम्हारे पास लॉन्ग बन रहा है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये एफ एक्टिन जो बनाएगा फाइनली एक्टिन बनाएगा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन एफ एक्टिन बनाएगा। एफ एक्टिन पूरा पूरा लंबा होता है, जो आपस में कैसे रहते हैं, ऐसे राउंडेड राउंडेड रहते हैं, कुंडल से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक एफ एक्टिन, ध्यान रखना, जी गोलाकार गोलाकार एक्टिन इकाइयों की बहुलक होती है। तो एफ एक्टिन तुम्हारे पास किससे बनता है, गोलाकार से बनता है। अब एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, एक दूसरे प्रोटीन कौन से, ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु, कितने तंतु, दो, एफ एक्टिन के इन निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। इधर देख लो, हमारे पास ये है एफ एक्टिन, और इस एफ एक्टिन के ऊपर की तरफ ये पूरे का पूरा क्या है, एक तंतु हो गया, और दूसरा तंतु तुम्हारे पास ये वाला होता है, ये ट्रोपोमायोसिन है। तो ट्रोपोमायोसिन कितने तंतु, दो तंतु, जो क्या करते हैं, एफ एक्टिन के ऊपर क्या करते हैं बेटा, घूमते हैं, लंबाई में जाते हैं, जितना वो चलता उतने। और एफ एक्टिन के ऊपर जो तुम्हारे पास ट्रोपोमायोसिन है, इसके ऊपर तुम्हारे पास ये जो रेड रेड कर रहा हूं, हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल पे, एक समानांतर पे, एक बराबर दूरी पे, ध्यान रखना, एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल में, एक डिफरेंस दूरी पे, नियत अंतराल पर पाई जाती है। अब इसमें तीन यूनिट होती है, ध्यान रख के, तीन यूनिट होती है बेटा, तीन, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी, तीन यूनिट होती है, ध्यान रखना। अब विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन का एक उप इकाई एक्टिन तंतु के मायोसिन के बंध बनाने वाले सक्रिय स्थानों को ढक कर रखती है। ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इसके ऊपर जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसके ऊपर ऐसा कवर करके रखती है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे क्या है, प्रत्येक मायोसिन मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं, बहुलक प्रोटीन से। कई एक लकी प्रोटीन जिसे मीरोमायोसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन एम, ध्यान रखना, एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मीरोमायोसिन के दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कितने बेटा, दो। कितने महत्वपूर्ण भाग होते हैं, मीरोमायोसिन कितने महत्वपूर्ण भाग होते हैं, दो, ध्यान रखना। एक छोटी भुजा, एक छोटी भुजा मतलब छोटी होगी, और गोलाकार सिर होगा, और एक पूंछ होगी, मतलब देखो ये टेल हो गई, एक छोटी सिरा हो गई, और ये हेड हो गया। बात समझ में आई? ये छोटी सिरा हेड हो गया, सर हो गया गोलाकार, और उसकी छोटी सिरा, और ये उसकी क्या हो गई, पूंछ हो गई। ठीक है, चलो आओ। उसके बाद क्या लिखा है, एक छोटी सिरा सहित गोलाकार सिर एंड एक पूंछ। सिर को भारी मीरोमायोसिन कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। और पूंछ वाला जो हल्का हिस्सा होता है, ये वाला, इसको लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं, एलएमएम कहते हैं।
मीरोमाइसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुज नियत दूरी तथा आपस में एक नियत कोण पर ए तंतु पर बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, जिसे क्रॉस, ये ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज बोलते हैं, क्रॉस भुजा बोलते हैं, या क्रॉस आर्म बोलते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपीएज एंजाइम है। एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, और एटीपी बाइंडिंग साइट इंग्लिश में कुछ और लिखा है और यहाँ पर उन्होंने क्या दे दिया? एटीपीएज एंजाइम बाइंडिंग साइट। ध्यान रखना, एटीपीएज बाइंडिंग साइट, एंजाइम बाइंडिंग साइट, और इंग्लिश में जाओगे वहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी योजी स्थल बाइंडिंग साइट लिखा है, जिन्हें एटीपी के बंधन स्थान कहते हैं तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर एटीपी बाइंड करता है और ये क्या करता है? मीरोमाइसिन को एक्टिवेट कर देता है। कोई दिक्कत? पेशी संकुचन की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म। अब कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सपीर तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। मतलब यहां पर कहना ये जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग थ्योरी। सपीर तंतु स्लाइडिंग थ्योरी मतलब हमारे पास एक मोटा लड़का है और हमारे पास एक पतली लड़की है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मोटा लड़का है वो ज़्यादा हिल डुल तो सकता नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो इस मोटे लड़की के ऊपर हमेशा पतली लड़की ही स्लाइड करती है। ध्यान रखना, ठीक है। सपीर तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशी रेशों का संकुचन पतले तंतु जो होते हैं वो मोटे तंतुओं के ऊपर क्या करते हैं? सरकने का काम करते हैं। ये पतले हो गए, ये मोटी हो, मैंने वही बताया, मोटा लड़का और पतली लड़की मोटे लड़की के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करेगी, फिसलेगी। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण में से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। ध्यान रखना, जब हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? एक सिग्नल देगा, तो उससे क्या होगा? हमारे पास पेशी का संकुचन चालू होता है। कैसे चालू होगा? कि एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इसे पेशीय रेशी एक प्रेरक इकाई का संगठन करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन क्या करते हैं? प्रेरक इकाई का जो क्या करते हैं? इसको एक्साइटेशन कराते हैं। तो प्रेरक तंत्रिकाएं और पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम और प्रेरक अत्यंत पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका पेशीय संगम या प्रेरक अत्यंत पट्टिका कहते हैं। मतलब हमारे पास जहाँ पर मसल से हमारे पास न्यूरॉन क्या हो? अटैच हो, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ध्यान रखना। और इसमें क्या बोला? तंत्रिका पेशीय संगम। ठीक है, संगम मतलब होता है मिलन। तो जहाँ पर तुम्हारे पास न्यूरॉन और मसल दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हो, उसको प्रेरक अत्यंत पट्टिका भी कहते हैं और तंत्रिका पेशीय संगम भी बोलते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटाइल कोलिन मुक्त होता है। मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है बेटा? हमारे पास वेसाइकल के अंदर जो भरे रहते हैं,
इन वेसाइकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम बेटा उसका? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो भरा रहता है एकदम सेल के अंदर उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और यही न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? एक्साइटेशन कराने का काम करता है, एक्साइटेशन और कराने का कार्य करता है। और हमने क्या बोला, ध्यान रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया विभव या एक्शन पोटेंशियल, जो कि मसल की सार्कोप्लाज्मा पे काम करेगा। यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारे पास एसिटाइल कोलिन आके लगेगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन आके लगा तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ? जनरेट हुआ। ये समस्त पेशीय रेशे पर फैल जाता है, सार्कोलेमा में क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा और ये टी ट्यूबुलिन बनाता है। ध्यान रखना, टी ट्यूबुलिन, टी ट्यूब्यूल, ध्यान रखना, टी ट्यूब्यूल है ना, मुक्त होते हैं। द कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोमायोसिन लगा रहता है। मैंने तुमको बताया था कि हमारे पास जो ट्रोपोमायोसिन होता है, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन लगा होता है। जब कैल्शियम आके यहाँ बाइंड करता है, ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करता है। कैल्शियम आके बाइंड कहाँ करेगा? ट्रोपोनिन। अब देखो यहाँ पर द कैल्शियम आयन स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की एक उपइकाई जो कैल्शियम से बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो एफ एक्टिन होते हैं, इन एफ एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन होता है। क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन। और जैसे ही हमारे पास इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन लगा रहता है, तो ट्रोपोनिन से जैसे ही हमारे पास कैल्शियम आके बाइंड होता है तो ये साइड क्या होती है? यहाँ से सरक के यहाँ आ जाती है, और ये साइड वाली क्या हो जाती है? ओपन। यहाँ से हमारे पास अब क्या होगा कि एक्टिन हो गया है ओपन, और ये साइड दे रहा है मायोसिन के लिए। तो मायोसिन के ऊपर हमारे पास था एक्टिन बाइंडिंग साइड, वो कर जाएगी इससे बाइंडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एटीपी के जल अपघटन से, जब यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन, देखो बोला ना इसने, मायोसिन शीर्ष एक्टिन से खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु, ब्रिज क्रॉस बनाता है, के लिए बन जाता है। मैंने तुमको बताया कि हमारे पास पहला स्टेप ये है कि कैल्शियम आयन इससे बाइंड करता है, उससे बाइंड करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये ओपन कर देगा साइड। अगला साइड हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो क्या होता है, अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, जो हमारे पास हेड था, ऊपर की तरफ एक्टिन बाइंडिंग साइड था, नीचे की तरफ एटीपी बाइंड साइड था। तो एटीपी यहाँ से जुड़ेगा और ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ? एक्टिन के साथ। और ये जैसे ही बाइंड किया तो इसने बनाया क्या? क्रॉस ब्रिज। क्या बना लिया इसने? क्रॉस ब्रिज। उसी का नाम लिखा क्रॉस सेतु, राम सेतु याद रखना। इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतु ए बैंड के केंद्रक की तरफ खिंचते हैं। एक तरफ क्या होता है? ए तरफ खिंचते हैं। इन एक्टिन से जुड़ी हुई ए रेखा अब अंदर की तरफ खींचना चालू हो जाती है, जिससे सार्कोमियर की लंबाई छोटी हो जाती है, अर्थात संकुचन हो जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही एक्टिन बाइंड हुआ तो ये जो सार्कोमियर दिख रहा है, इसकी जो लंबाई है वो बाहर से अंदर की तरफ जाना क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। और जैसे चालू हुई तो एक्टिन क्या करेगा? इसके ऊपर की तरफ जाएगा, एक्टिन ओवरलैप कर लेगा। एक्टिन क्या कर लेगा? ओवरलैप। तो हमारे पास जो रेड लाइन थी इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। ध्यान रखना, तुम्हारे पास
हमेशा जो चेंज होता है वो एक्टिन चेंज होता है, जो मायोसिन चेंज नहीं होता है। मायोसिन वैसे का वैसा ही होता है। मायोसिन में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं। वो चेंजेस जो होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है बेटा, एक्टिन में होता है। ध्यान रख, किस में चेंजेस होता है, एक्टिन में, नॉट इन मायोसिन। मायोसिन में चेंज होता नहीं है। इज इट क्लियर। अब जब मायोसिन में चेंज होगा तो ध्यान रखना, मायोसिन में एक एम लाइन होती है, एम लाइन भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ पर जो एच जोन रहता है, एच जोन भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इज इट क्लियर। जरा देख लो हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमारे पास एक्टिन है, ये एटीपी आके बाइंड हुआ, ये पीआई पीआई बाहर निकला, ये एडीपी बना, ये क्रॉस ब्रिज बन गया, मायोसिन सेतु बनना, और संपूर्ण घूर्णन मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। यहाँ से एडीपी प्लस पी निकलेगा। अगर हमको फिर से कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो फिर से हमको एटीपी चाहिए, फिर एटीपी यहाँ यूज हो जाएगी, फिर क्या बनेगा, एडीपी प्लस पीआई बनेगा, फिर यहाँ पर ब्रिज क्रॉस बन जाएगा, फिर यहाँ पर परमानेंट क्या हो जाएगी, क्रॉसिंग हो जाएगी। ये कहानी क्या होती है, चलती रहती है। क्रॉस सेतु का टूटना, क्रॉस सेतु कब टूटेगा, जब एटीपी यहाँ के आगे लगेगी, ध्यान रखना। इज इट क्लियर। ऊपर के चरणों से स्पष्ट होता है कि पेशी के छोटे समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंड की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, कम। जहां पर आई बैंड की लंबाई मतलब कम, क्यों जेड लाइन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि ए बैंड वैसे ही का वैसा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। एडीपी और पी2 मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाएगा। अगर एडीपी और क्या हो गए, पीआई वापस गए, तो हमको दोबारा क्या चाहिए, एटीपी यहाँ पर बाइंडिंग का कराना पड़ेगा अपघटित के साथ, तभी संकुचन हो पाएगा, अदरवाइज संकुचन हो नहीं पाएगा। अपघटित कर पेशी के ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं। एक नए एटीपी का बंधन से क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज बनता है ना, ये क्रॉस ब्रिज बनता है, और उसी की वजह से क्रॉस ब्रिज टूटता भी है। एक नए एटीपी के बनने से क्रॉस ब्रिज, क्रॉस सेतु टूटते हैं। ये क्रॉस ब्रिज, ये यहाँ पर क्रॉस ब्रिज टूट गया, ठीक है। यहाँ पे बाइंडिंग भी वही उसी की वजह से हो रहा है और टूटता भी उसी की वजह से। अब आगे चलो, द मायोसिन शीश पर एटीपी के अपघटित कर पेशी के संकुच और संकुचन की क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका में संवेगी को समाप्त करने के लिए हो जाने पर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। मतलब हमारे पास कैल्शियम वहाँ से हटा, और कैल्शियम जैसे रिमूव हुआ एक्टिन की साइड, ये वाले साइड से जो तुमको मैंने बताया, यहाँ से हमारे पास कैल्शियम सी साइड से ट्रोपोनिन के यहाँ से जैसे कैल्शियम हटा, तो ये वापस से क्या करेगा, ये ढक लेगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद इसके फलस्वरूप जेड रेखीय लाइन अपने मूलतः वापस स्टेशन अपने वापस जगह पर आ जाएंगी, अर्थात शिथिलन। शिथिलन मतलब क्या, तुम्हारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जो संकुचन हुआ था, वो रिलैक्स अवस्था में आ जाएंगे, शिथिलन अवस्था में आ जाएंगे। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है। पेशियों के बार बार उत्तेजित होने पर उनमें ग्लाइकोजन के अवयवी विखंडन में क्या लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है। मतलब क्या होगा बेटा, जो मसल्स होते हैं, जो हमारे जो हाथ की शोल्डर होते हैं, वहाँ पर जो पेशियाँ होती हैं, जब उन पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है। पर कुछ समय के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन बनना फिर से चालू हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनना बंद हो जाता है, जिससे हमारी मसल थकान क्या करती हैं, थकान प्राप्त करती हैं। ध्यान रखना, क्या प्राप्त करती हैं, थकान। क्या प्राप्त करती हैं बेटा, वो थकान प्राप्त करती हैं। इज इट क्लियर। क्या प्राप्त करती हैं, थकान। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला एक हमारे पास क्या होता है, मायोग्लोबिन।
मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को भंडारित करता है, मतलब स्टोर करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करता है। ध्यान रखना, वो स्टोर नहीं करता, वो क्या करता है, भंडारित नहीं करता, वो उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे लाल रंग के दिखते हैं, ऐसी पेशियों को लाल पेशियाँ कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती है। ठीक है। जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग कर सकें, इसलिए इन पेशियों की बायोजीवी पेशियां भी कह सकते हैं, बायोजीवी ऑक्सीजनेटेड पेशियां भी कह सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन का स्टोर कर रहे हैं, इसलिए लाल कलर के दिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होगा। अब हमारे पास दूसरी तरफ कुछ मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा होती है जिससे हल्के रंग की अथवा श्वेत रंग की मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा तो रेड कलर वाली मिलेंगी नहीं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो श्वेत पेशियाँ माइटोकॉन्ड्रिया को अल्फा संख्या होती है, लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होते हैं, कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये अवयवी विधि द्वारा ऊर्जा को, अवायवी, अवायवी मतलब एनारोबिक द्वारा, ध्यान रखना कौन सी द्वारा, एनारोबिक द्वारा ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं श्वेत पेशियाँ। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होता है लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है और ये अवायवी विधि द्वारा ऊर्जा को प्राप्त कर लेती हैं। ये तुम्हारे पास देख लेना जरा जाके, ये बढ़ा दिया तुमको मैंने। अब हमारे पास आएगा कंकाल तंत्र बेटा। अब कंकाल तंत्र हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू।